बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस वक्त जश्न तो चल रहा है और मरियम नवाज शरीफ बता रही थी कि मैं बहुत बड़े घराने से हूं, लेकिन असल बात यह है कि वो जो तबसरा शाहिद खाकान अब्बासी का है वही शानदार तबसरा था कि ये डेली वेजेस की हुकूमत है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जश्न मनाने वालों को खबर हो कि काम थोड़ा उनके लिए खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान को एक समरी भेजी गई थी कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से। अब चूंकि मंडे का दिन तो गुजर गया, कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो सका, तो सदर पाकिस्तान ने न सिर्फ वो समरी मुस्तरद कर दी है बल्कि उस समरी को वापस भेज दिया है जो उनके पास भेजी गई थी। अब उसके बाद आज मीडिया के जरिए खबरें ये चलवाई गई कि देखें जनाब, हम तो सेक्रेटरी असेंबली के जरिए इजलास बुला लेंगे और स्पीकर ने फैसला कर लिया है, और स्पीकर जो है वो 29 फरवरी की सुबह 10 बजे उन्होंने इजलास तलब कर लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि असल बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से सदर को यह डराने या धमकाने की कोशिश हो रही है। 28 या 29 तारीख से पहले पहले किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो सदर के होते हुए इख्तियार इस्तेमाल कर सके, और इसके ऊपर जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो खुद बता चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कुंवर दिलशाद जो इस हुकूमत का हिस्सा है, पंजाब की निगरान हुकूमत जो थी, तो वो खुद कह चुके हैं कि सदर के पास तो इख्तियार है लेकिन स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है। स्पीकर खुद से उठ के इजलास नहीं बुला सकता। स्पीकर के पास सिर्फ एक इख्तियार होता है इजलास बुलाने का, जब उसको रिक्वेजिशन सबमिट की जाए। तो ऐवान तो है ही नहीं है, तो ऐवान जब नहीं है तो आपके सामने तो किसी ने रिक्वेजिशन पुट ही नहीं की, तो आप कैसे ये बुला सकते हैं? तो अब उस बारे में इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, और सदर के हवाले से सदर का बड़ा सिंपल सा हल ये था कि जनाब देखें, आपने तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चूंकि मखसूस सीटें जो है वो अलॉट नहीं की, तो जब तक वो अलॉट ना की जाए ये ऐवान नामुकम्मल है, और नामुकम्मल ऐवान का जो इजलास है वो नहीं बुलाया जा सकता। तो अब हुकूमत अपनी तरफ से तो ये कह रही है जनाब जो मर्जी हो जाए, हम 29 तारीख को इजलास बुलाएंगे। लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूं, और खबर क्या है कि सदर ने जो स्टैंड लिया है उसका दबाव, उसका प्रेशर इस्लामाबाद में महसूस किया जा रहा है। कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट है उसके ऊपर आज तो फैसला इलेक्शन कमीशन में नहीं हो सका, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी बेंच है कल वो ओपन समाअत करेगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या उसका कोई इम्कान मौजूद है। तो माजी के अंदर हमने ये देखा है कि लिस्टें वक्त गुजरने के बाद भी उनको मौका दिया गया। हमें आपको एक बात बता देता हूं कि चूंकि जिस तरह मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि जब तहरीक इंसाफ का मामला आता है तो पाकिस्तान में आजकल चीजें फिर बाय लॉ या बाय बुक नहीं चलती, फिर उसका फैसला कहीं और होता है, और जहां फैसला होता है उनके जो तर्जुमान सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर टाउट्स बैठे हुए वो बता रहे हैं जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं मिलेगी। मुझे ये बताइए, आपने बल्ले का निशान लिया, उससे कोई आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपको नुकसान हुआ, तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ। अब उसी तरह से इवन आज महमूद खान अचकजई क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जनाब वो बल्ले का निशान छीनने वाला फैसला वो बिल्कुल वो छुरी फेरने वाला जिसका फैसला कह सकते हो, कमोबेश उनके यही अल्फाज या उसका लुबे-लुबाब यही था। अब मुझे ये बताइए कि उस फैसले के बाद आपके ऊपर तनकीद हुई, और तनकीद बजा है कि देखिए इस मुल्क में आपका काम था कि जमीर बेचने या लोटे बनने के अमल को रोकते। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीन के उस रस्ते को खोल दिया कि जाओ मैंडेट किसी के नाम के ऊपर लो, बाद में सौदे करो, डीले करो, किसी के साथ शामिल हो जाओ, फिर आप तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लो और शामिल हो जाओ मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि उनकी हुकूमत बनना जरूरी है। तो वो तो कह ही नहीं सकते हमने तहरीक इंसाफ का कोई बंदा तोड़ा है, वो कहेंगे हम तो आजाद हैसियत में लोगों को शामिल किया है, और उसमें वसीम कादिर हो, उसमें और बहुत सारी वो जो कलमे पढ़ के हलफ देने वाले लोग थे वो सब उसमें शामिल हो। अब कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से अगर आप फैसला कर देंगे तो जाहिर है फिर सदर पाकिस्तान जो है वो इजलास बुलाने के पाबंद हो जाएंगे। और फिर हमने एक और बात सुनी, हमने ये तो सुना था जी डिजिटल दहशतगर्दी होती है, फिर हमने इंतखाबी दहशतगर्दी भी सुना था फॉर्म 45 को लेके। आज जो पीपल्स पार्टी है, रजा रबानी साहब हैं, वो फरमा रहे थे जी सदर मुमलिकत जो है कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाकर आईनी दहशतगर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। सिर्फ सवाल यह पैदा होता है कि जब
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली टूटी और उस असेंबली के टूटने के ऊपर आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन, उसको भी छोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व की, आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन। ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन हुआ और ना विफाक में हुआ। तो क्या उस वक्त आईनी दहशतगर्दी आप लोगों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर नहीं की थी? क्या वो आईनी दहशतगर्दी थी या ये आईनी दहशतगर्दी है कि जब आपने आइन मुकम्मल, जो हाउस मुकम्मल ही नहीं है तो सदर साहब कैसे बुलाए, उसको भी छोड़ देते हैं। वो इलेक्शन कमीशन और वो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन के पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की तौहीन की, करोड़ों लोगों के साथ जुल्म किया, अब उनका वो एक्ट जिसके तहत तहरीक इंसाफ से तो बल्ले का निशान आपने छीन लिया, वो एक्ट कहता है कि फॉर्म 45 आपने इलेक्शन होने के 14 दिन के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं। अब 8 तारीख को इलेक्शन होता है, 22 तारीख तक आपने हर सूरत करना था। 22 तारीख तक अगर फॉर्म 45 जमा ना हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 21वें दिन कौमी असेंबली का इजलास ना बुलाया गया तो जुल्म हो जाएगा। वजह यह है जनाब कि वो जो मुआहदे किए हुए हैं, जो बातें की हुई हैं, वो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और वो चीजें अपनी जगह के ऊपर चलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनाब, आप बाकी बातें, और उसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि अगर थोड़ी लेट हुई तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पीपल्स पार्टी इधर उधर ना हो जाए। अब एमकेएम वाले क्या कह रहे हैं? एमकेएम इलेक्शन से पहले तो कह रहे थे कि हम हुकूमत के साथ हैं और हम हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे। अब मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत तय हो गई, उनका नंबर पूरा हो गया, तो उनको उस तरह से अब किसी और इत्तेहादी जमात की जरूरत नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी पंजाब की गवर्नरशिप लेगी, पीपल्स पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लेगी और नून लीग गवर्नरशिप लेगी बलूचिस्तान की और सिंध की। अब एमकेएम को तकलीफ है कि हमारे हाथ से गवर्नरशिप चली जाएगी, तो उस बारे में आज उन्होंने कहा देखे जी, वो हमने कल राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया, फिर फरमाया कि हम हुकूमत में बैठेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे, ये हम नून लीग से हतमी मुज़ाकरात के बाद फैसला करेंगे। यानी उसका मतलब क्या है कि जनाब वो असल में आपने अगर हमें अच्छी ऑफर ना की तो फिर हम ना अपोजिशन में चले जाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपकी चाबी आपके पास नहीं है। आपकी चाबी जिनके पास है, आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत गिर रही थी तो इमरान खान के वकील जाते थे इनको मनाने के लिए, तो पता है आपको एमकेएम वाले क्या जवाब देते थे? एमकेएम वाले कहते थे कि जनाब हमें वहां से फोन करा देना, हमें तो आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें वहां से फोन कराएं। वो जो वहां से फोन कराने वाली शख्सियात है ना, वो जो मामलात हैं, वो आपको इशारा करेंगे और आप गवर्नरशिप के बगैर भी बैठेंगे, आप वजारतों के बगैर भी बैठेंगे। उसकी वजह है आपको पता है कि कराची का मैंडेट किसका था और आपकी झोली में डाला गया और आपको असेंबली में लाया गया, वरना आपको अपनी आप तो जो इलेक्शन के अंदर जहां खड़े थे, आप बल्दियाती इलेक्शन बाकी चीजों में, वो सबको पता है। तो आप ये ऐसी बातें जो है ना करें। अच्छा, एक खबर आप जो है वो इमरान खान के लिए ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल में क्या ऑप्शंस हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। हाँ, अगर अपोजिशन में ये भी आ जाए, उसके बाद फजलुर रहमान भी आ जाए, तो फिर अपोजिशन और तगड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात सिर्फ याद रखनी है, जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन की रोल में इन्होंने किया तहरीक इंसाफ ने, वो नहीं करना आपने। अगर आपने बाहर बैठना है जाके अंदर उनको वॉक ओवर देना है कि वो अपनी मर्जी से ऐवान चलाएं, मर्जी से तकरीरें करें, तो फिर ना बैठे असेंबली में। असेंबली में होने का मकसद ये था कि आप उनके सामने खड़े होते अपने हक के लिए और लोगों की नुमाइंदगी करते, ना कि असेंबलियों से बाहर बैठ के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के वीडियोस बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐवान में होते, अपनी प्रेजेंस शो करते, उससे फर्क पड़ता। और यही बात कौमी असेंबली के लिए। अब खबर इस्लामाबाद से गिरफ्तारी की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पीडीएम ने एहतजाज किया, जजेस के खिलाफ तकरीरें हुई, दफा 144 होते हुए भी और अपनी हुकूमत होते हुए एहतजाज किया गया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। असद तूर से इख्तलाफ हो सकता है असद तूर मेरी बात से इत्तेफाक ना करे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक ना करूं, ये अपनी जगह पे इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असद तूर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाए कि जी उसने जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई है। क्या मुहिम चलाई है? यह मुहिम चलाई है, बताया कि काजी फायज ईसा साहब का वो फैसला काला फैसला है, क्या जजेस गलत फैसले नहीं देते? क्या काजी साहब ने आज नहीं माना था कि हमसे गलती हो सकती है? अगर अदालतों के तमाम फैसले ठीक होते हैं तो भुट्टो साहब का केस क्यों सुन रहे हैं? आज मुबारक अली वाले केस के अंदर आपने क्यों उसमें अपील वाली बात के ऊपर गए हैं? और अगर वो बात कर रहा है असद अली तूर और वो कह रहा है कि आपको तोहफे में पेश किया गया जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब का इस्तीफा, आपको तोहफे में पेश किया गया इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा, और आपने जो फैसले आगे दिए सबको पता है, और आपने बल्ले का निशान छीन के पाकिस्तान में सबसे मकबूल सियासी जमात को जिबा किया, आपने जमहूरियत का कत्ल किया।
آپ نے کسی اور کے لیے آسانی پیدا کی، لیکن پاکستان کے لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ووٹ کے ذریعے. لوگوں نے کہا نہیں فرق پڑتا. یاد رکھیے گا جو ووٹ 8 فروری کو پڑا ہے وہ اس فیصلے کے خلاف بھی پڑا ہے. یہ جرم ہے اس کا بتانے کا. اب اسد طور کو سمیت باقی سب کو کیا گیا. چند روز پہلے آپ نے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا. عمران ریاض سے یا ٹھنڈ نہیں پڑی کسی کے کلیجے کو. اب اسد طور کو آپ نے 4-4.25 گھنٹے کی اس میں ایف آئی اے کی جانب سے کیا گیا، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. اسد طور تو آ رہا تھا، آپ اس کو نوٹسز سرو کر رہے ہیں، وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ آتا ہے، آپ کو جواب دیتا ہے. لیکن میں اس کا ایک نوٹ آپ کو آپ بھی کہیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اقتدار کا سورج ڈھل جاتا ہے. آپ سے اچھے تو عمر بندیال صاحب تھے، کیا کچھ برداشت نہیں کیا، لیکن مجال ہے ماتھے کے اوپر کچھ سلوٹ ڈالی ہو. پھر آپ کہتے تھے، اور یہی اسد طور بندیال صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا تھا. کسی صحافی کو نوٹس نہیں کیا، کسی صحافی کی گرفتاری نہیں ہوئی. اور آپ تو لوگ کہتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، تو آ گیا ظالموں قاضی، لگ گیا پتہ ہے. اسد طور گرفتار ہو گیا اسلام آباد کے اندر، اور قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر جو کچھ ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے یہ یاد رکھا جائے گا. آپ کے دور میں چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، آپ ثبوت مانگتے رہے. سیاسی جماعت کو توڑ پھوڑ کی گئی، آپ ثبوت مانگتے رہے. اب اسد طور کو جب گرفتار کیا گیا اس نے ایک پرچی بھیجی ہے. اس نے لکھا ہے کہ میری 78 سالہ ماں کو کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ماں اکیلی رہتی ہیں، وہ ضعیف ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ اور ہمت دے. سیرل المیڈا نے ٹویٹ کیا، ان کی ماں پوچھ رہی ہے میرے بیٹے کا جرم کیا ہے. ظالموں، ماں کی بد دعاؤں سے تو ڈرو. یہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، کیا لے کے جانا چاہتے ہو. تحریک انصاف نے بھی اسد طور کی گرفتاری کی مذمت کر دی ہے، لیکن اس میں کیا فرق پڑتا ہے، عمران ریاض کو گرفتار کر لیں اور پھر جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں وہ آپ کے سامنے ہے. اس ملک میں سب کی توہین ہوتی ہے، جمہور اور دستور کی توہین نہیں ہوتی. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.